हेलो एवरीवन, ये नेशनल इनकम का पार्ट 2 है। नेशनल इनकम का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। हमने पिछली क्लास में क्या करा था, हम ये देखते हैं। हमने जीडीपी कर लिया था, हमने डेप्रिसिएशन, नीफा, इन सब का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। हमने जीएनपी कर लिया था, फिर हमने एनएनपी कर लिया था, फिर अपन ने एनडीपी कर लिया था। ये सारी चीज किस पे थी? ये सारी मार्केट प्राइस पे थी। इसमें एडजस्टमेंट करके हम इसको फैक्टर प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट के अंदर लेकर आ गए थे। इस वाली चीज में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार अब मॉड्यूल देखो मॉड्यूल में वही चीजें दे रखी है कि हमारी नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम जीएनपी लेस डेप्रिसिएशन होती है। ये सारी टेक्निकल बातें थी, ये अपन ने कर ली। ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपन ने सफिशिएंट अमाउंट में देख लिया। ठीक है, अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स थे, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, सबकी वैल्यू ऐड कर दो, सबका प्रोडक्शन ऐड कर दो। इनकम मेथड में क्या हुआ, सबकी इनकम ऐड कर दो। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या हुआ, जितने खर्चे अपन करते हैं वो सारे ऐड कर दो। ये सारी चीज अपन देख चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज अपन देख चुके हैं, यहां तक अपन ने कर लिया। ये वाला भी अपन ने कर लिया, इनकम मेथड। अब अपन बात करते हैं जीडीपी की। अब अपन को स्पेसिफिकली हर टॉपिक की बात कर रही है, मतलब जीडीपी की बात करनी है, जीएनपी की बात करनी है, ऐसे करके इनमें जो एडिशन हो रहा है चीजों का उसकी अपन को बात करनी है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, फिर मैं बोल रहा हूं। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे जीडीपी है, इन्होंने जीडीपी के अंदर भी मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी के अंदर वही 3 मेथड दोबारा दे दिए। जैसे नेशनल इनकम अपन ने पार्ट 1 में पढ़ा, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, सारे प्रोडक्शन जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उन सबको ऐड कर दो, तो प्रोडक्ट मेथड से हमें जीडीपी मिलेगी, प्रोडक्ट मेथड से हमें नेशनल इनकम मिलेगा, प्रोडक्ट मेथड से हमें नेशनल इनकम मिलेगा। ठीक है, इनकम मेथड में क्या होगा, सबके वेजेस, रेंट्स, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, सारी चीजें ऐड कर दो, हमें इनकम मेथड की मदद से हमारी नेशनल इनकम मिलेगी, और इस केस में क्या मिलेगी, जीडीपी मिलेगी। और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, सारे खर्चे ऐड कर दो, जो अपन रोज खर्चे करते हैं उनको ऐड कर दो, जो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए खर्चे करते हैं उनको ऐड कर दो, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है उनको ऐड कर दो। उनके कुछ कुछ एक्सेप्शन है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ऐड नहीं करना। ये सारी बातें अपन इन मेथड्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, अपन इन मेथड्स को बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। वही चीज दे रखी है कि प्रोडक्ट मेथड में सारा प्रोडक्शन ऐड कर दो। प्रोडक्ट मेथड का नाम एक और है वैल्यू एडेड मेथड, ये मैंने बताया है। इनकम मेथड में क्या ऐड करो, रेंट ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड कर दो, और वेजेस एंड सैलरीज ऐड कर दो। वही चीज दोबारा सेकेंड टाइम रिपीट हो रही है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करो, जो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो हम रोज का एक्सपेंडिचर करते हैं उसको ऐड कर दो। हमारी इनकम को, जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको ऐड कर दो, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है उनको ऐड कर दो, और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस कर लो। ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो जो हमारा जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट है वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। जीडीपी होती क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, और वही बात है कि जैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स थे, वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो हमारे जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। तो ये मैंने आपको मॉड्यूल में दिखा दिया। अब इसमें नई चीज क्या आई, इसमें नई चीज आई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सॉरी, ये भी अपन देख चुके, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी अपन देख चुके। अपन इसको और डिटेल में देख लेते हैं एक बार कि क्या चीज है। देखो, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, डोमेस्टिक के अंदर अपन ने पिछली बार देखा था, जो डोमेस्टिक होता है, जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है ये, डोमेस्टिक है। इसमें जब अपन डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं, इसमें अपन अगर नेशनल इनकम का, जो हमारी नीफा होती है, उसका एडजस्टमेंट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एडजस्टमेंट करते हैं, तो अपन डोमेस्टिक से कहां पहुंचते हैं, नेशनल पे पहुंचते हैं। एक बार थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी डोमेस्टिक होती है, इसमें अगर अपन नीफा का एडजस्टमेंट करते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं, हम नेशनल पे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, खुद बताओ। डोमेस्टिक तो घर की बात हो गई, और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एडजस्टमेंट कर देंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, हम नेशनल पे पहुंचेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब हम ग्रॉस के अंदर हमारा डेप्रीसिएशन हमेशा माइनस होता है, डेप्रीसिएशन हमेशा प्राइस की वैल्यू घटाता है। अगर हम ग्रॉस में डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं, हम नेट के अंदर पहुंचते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले पिछली बार
सारी वीडियो से डिराइव है, इनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोबारा वीडियो जाके देखो अगर दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। और मार्केट प्राइस के अंदर ये सारी चीजें होती है, ये चारों चीजें किस में होती है? मार्केट प्राइस में होती है। मार्केट प्राइस में अपन जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको माइनस करते हैं और सब्सिडी को ऐड करते हैं और हम फैक्टर कॉस्ट में पहुंचते हैं। ये तीन चीजें पिछली बार का कंक्लूजन है, इनको हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद कभी भी नेशनल इनकम में दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बात समझ में आई? अब देखो जीडीपी की बात करते हैं अपन, इंडिविजुअल की सबकी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, जितने भी एडिशनल पॉइंट है उनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट सर क्या होती है? अपना जो मार्केट प्राइस है उसमें जब हम इन दोनों चीज का एडजस्टमेंट कर देंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट पे वो चीज मिलती है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो जीडीपी का एक और नाम होता है, उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। जीडीपी का मतलब क्या हुआ? सारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऐड कर दो, जितना कंट्री में प्रोडक्शन हुआ वो ऐड कर दो, तो इसका एक और नाम होता है, इसको अपन ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। जीडीपी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद करना, ये हो चुका है। अब एक और फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही डायरेक्ट आ सकते हैं और फॉर्मूला बच्चों को ध्यान नहीं रहते हैं। सबसे पहले देखो, जब हम ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं, जब हम ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं तो हम कहां पर पहुंचते हैं? हम सर नेट के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम डेप्रिसिएशन को इधर ले जाए, यार ये इक्वेशन के इधर ले जाना तो आता ही है ना, कि हम इक्वेशन के इधर ले जाए, यहां पर माइनस थी तो इधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपन ग्रॉस के अंदर, ग्रॉस क्या हो गया? ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन हो गया। ग्रॉस क्या हो गया? नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन हो गया। मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गई? हमारी नेट प्लस डेप्रिसिएशन हो गई। हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गई? नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो तो हम कहां पहुंचते हैं? हम ग्रॉस के अंदर पहुंचते हैं। नेट में, इस नेट के अंदर अगर डेप्रिसिएशन का प्लस कर देंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? हम ग्रॉस में पहुंचेंगे। सिर्फ इस फॉर्मूले को और ध्यान रख लो, हमारी जीडीपी के अंदर और कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। और ये वाला फॉर्मूला इतना ध्यान रख लो, अगर समझ सको कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट समझ लो। ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन का माइनस होता है तो कहां पहुंचते हैं? नेट में, क्योंकि ग्रॉस तो मतलब एक तरीके से वो हो गया और उसमें अपन डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो हमें ओवरऑल करंट वैल्यू पता लगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन होने के बाद जो एक तरीके से नेट वैल्यू है हमें वो पता लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन हो गया। और वही फॉर्मूला को अपन ने अप्लाई करके ये एक फॉर्मूला बनाया है, इसको एज इट इज ध्यान रख लो। हमारे जीडीपी के अंदर 2 से लेके 3 फॉर्मूले हैं, ये वाला अपन ने कर लिया और ये वाला आप लोगों ने कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो एक बार इसमें देख लो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वही बात दे रखी है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन होती है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने आज नया सीखा, इसको आपको याद करना है। 2-3 बार पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी चीजें दे रखी है कि हमने कंपेंसेशन ऐड कर दी, ये ऐड कर दी, इसमें इतना दिमाग इसमें नहीं लगाना, ठीक है। अब ये देखो एक ये भी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट को माइनस कर दो, सब्सिडी को ऐड कर दो तो हमें अल्टीमेटली जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलती है। तो ये वाले फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। जीडीपी के अंदर और कोई नया फॉर्मूला नहीं आने वाला। अब अपन बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हमारा जीडीपी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो नॉमिनल एंड रियल जीडीपी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझना। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक बार पहले लेमैन लैंग्वेज में समझो सबसे पहले क्या होता है। तो अब देखो सिचुएशन समझो, मान लो 2020 ईयर की अपन जीडीपी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 2020 की। और 2021 की बात कर रहे हैं। मान लो 2021 भी जा चुका। अब ये मत बोला सर ये तो आने वाला है, आप इसकी कैलकुलेशन अभी से कैसे कर दोगे? इतना दिमाग नहीं लगाते ना, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो अपन इसकी बात करते हैं। अब इसमें 2 सिचुएशन समझो, 2 शॉप वाले हैं, एक ए और बी है, ठीक है। किसकी शॉप है? मान लो साड़ी की शॉप है, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की शॉप है।
इसने कितने का प्रोडक्शन करा, इसने 10 साड़ीज का प्रोडक्शन करा और एक साड़ी की रेट क्या आती है 10 रुपए मान लो। 10 रुपए की सर साड़ी 10 रुपए की थोड़ी आती है, मानने में क्या जा रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल है ठीक है। 2020 में क्या प्राइस कितना का प्रोडक्शन करा था, 10 साड़ी इसने प्रोड्यूस करी थी, 10 साड़ी इसने प्रोड्यूस करी थी, एक साड़ी की प्राइस कितनी थी 10 रुपए ठीक है। बी ने कितनी करी, सर बी ने भी 10 साड़ी प्रोड्यूस करी थी और इनकी क्या प्राइस थी, इसकी भी 10 रुपए प्राइस थी। तो 2020 ईयर की हमारी 2020 ईयर की जीडीपी कितनी हुई, हमारी 2020 ईयर की सर जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीडीपी के अंदर अपन ने जितना प्रोडक्शन हुआ और जितनी प्राइस है इन सबको अपन ने करने के बाद क्या आई 100 प्लस 100, हमारी कितनी जीडीपी आई सर 200 जीडीपी आई ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। किस ईयर की आई 2020 की आई ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं, हमने एक सिचुएशन ली है जिसमें 2020 ईयर में दो ही बंदे, पूरी दुनिया में सिर्फ पूरे इंडिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर, और हमने जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल प्रोडक्शन ऐड कर दिया, जितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का उनकी जितनी वैल्यू है एक साल के अंदर वो अपन ने ऐड कर दिया, तो वो आ गया हमारा जीडीपी एट 2020। अब 2021 में क्या हुआ, ये 10 साड़ी प्रोड्यूस कर रहा है पर एक साड़ी की प्राइस 15 हो गई, क्यों हो गई, इन्फ्लेशन की वजह से 15 हो गई, इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ गई। ये बंदा भी क्या 10 साड़ी प्रोड्यूस कर रहा है पर इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ गई, इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ गई। तो 2021 की जीडीपी कितनी हुई, 2021 की जीडीपी हुई 150 प्लस 150 300 जीडीपी हो गई। मतलब देखो पहले जीडीपी कितनी थी 200, अब जीडीपी कितनी हो गई 300। जीडीपी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। क्या सर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, सर आपका प्रोडक्शन तो इंक्रीज ही नहीं हुआ, आप तो पहले भी 10 प्रोड्यूस करते थे, आप तो आज भी 10 प्रोड्यूस कर रहे हो, आप पहले टोटल 20 साड़ीज प्रोड्यूस करते थे, आप आज की डेट में 20 साड़ीज ही प्रोड्यूस कर रहे हो। अरे जीडीपी का ओरिजिनल मतलब ही क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन ऐड करना। सर आपने ऐड कर दिया, जीडीपी तो बढ़ गई पर हमारा प्रोडक्शन तो सेम है, ये जीडीपी क्यों बढ़ी, ये जीडीपी बताओ, ये जीडीपी इन्फ्लेशन के कारण बढ़ी है। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी जिसका नाम है नॉमिनल जीडीपी, जिसका नाम है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अभी अपन इनको और ढंग से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक गड़बड़ समझ में आ रही है क्या हो रहा है। अगर हम 2020 की जीडीपी कैलकुलेट कर रही है 200 आ रही है, 2021 की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं 300 आ रही है, हम खुश हो गए, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ गई, हमारी कंट्री प्रोडक्शन में आगे बढ़ गई, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। अरे सर जी आपकी कंट्री का तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, आपकी कंट्री का पहले भी प्रोडक्शन सेम था, आज भी आपकी कंट्री में प्रोडक्शन सेम है, आपकी कंट्री की जीडीपी तो ये इन्फ्लेशन के कारण बढ़ी है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कंट्री की जीडीपी किसके कारण बढ़ी है, इन्फ्लेशन के कारण बढ़ी है। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले देखो यही चीज मैंने लिख रखी है, सारे नोट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आएंगे और हमारी वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट का लिंक क्या है, www.csgoacademy.in। ठीक है, कल परसों ही लॉन्च करिए, उसमें जाके सारे नोट्स डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वही बात दे रखी है कि 10 लेस के पैकेट थे, कितने प्रोड्यूस करे, 10 प्रोड्यूस करे, किस रेट में करे, 10 रुपए में करे, कब करे 2020 में करे, कितनी जीडीपी हुई 200 जीडीपी हुई, 2021 की कितनी जीडीपी हुई 300 जीडीपी हुई, मतलब जीडीपी इंक्रीज हो गई। जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 300 in an year, but the production of 10 packet of Lays and 10 packet of कुरकुरे remained the same। मैंने इसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट लिए, इसमें 10 लेस लिए और इसके 10 कुरकुरे लिए, क्योंकि दो अलग अलग जने, हमारा प्रोडक्शन तो सेम है फिर भी हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई, जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब देख रहे हैं, अब इससे थोड़ी गड़बड़ समझ में आई। अब अपने इसको सुलझाने के लिए क्या चीज़ ली है, नॉमिनल और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है। अब देखो इसकी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी जीडीपी है उनको दो तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, एक नॉमिनल प्राइस पे और एक रियल प्राइस पे। किस पे, नॉमिनल प्राइस पे और रियल जीडीपी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम जीडीपी करंट प्राइस में लेते हैं और इसमें हम एक बेस ईयर लेते हैं। अभी मैं हर चीज़ डिस्कस करूंगा,
कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी बात, हम लोग क्या करते हैं, ये जो गड़बड़ हुई ना, ये जो गड़बड़ हुई ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो हमने दो कॉन्सेप्ट बनाए, एक तो हमारी हुई नॉमिनल जीडीपी जो हमने अभी ली। नॉमिनल जीडीपी क्या हुई, जो हमने हर ईयर की इंडिविजुअली जीडीपी ली, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या होती है, रियल का मतलब क्या हुआ, असलियत में, इन रियलिटी। जीडीपी क्या होती है, हम कोई बेस ईयर लेते हैं जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन काउंट ना हो और हमारा प्रोडक्शन काउंट हो। अभी मैं पूरा डिस्कस करूंगा, मत घबराओ, ठीक है। अभी तक की वीडियो एकदम क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने जीडीपी देखा। जीडीपी का मतलब हम सब कुछ समझ चुके हैं। हमने जीडीपी के दो फॉर्मूले देखे, जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट के हमने दो फॉर्मूले देखे, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब अपन एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जिसका नाम है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इसको अपन अभी देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जो हमने अभी जीडीपी कैलकुलेट करी। मैं देखो एकदम धीमे धीमे समझना, सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, देखो नॉमिनल जीडीपी होती है जो हमारे गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और जो हमारी करंट प्राइस है। हमने 10 लेस का प्रोडक्शन करा, 10 रुपए में प्रोडक्शन करा। हमने 10 कुरकुरे का प्रोडक्शन करा, 10 रुपए में करा। तो हमारी टोटल नॉमिनल जीडीपी कितनी आई, हमारी सर टोटल नॉमिनल जीडीपी 2020 की आई 200, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 2021 की बात करो, सर 2021 की हमारी कितनी आई, देखो 2021 की नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं। नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब हुआ, जो अभी अपन अभी तक देख के आ रहे हैं, जो कि एकदम रियलिटी नहीं है, नॉमिनल है, मतलब ठीक है भाई काम चला हुआ है। 10 लेस का प्रोडक्शन हुआ, रेट 15 हो गई। 10 कुरकुरे का प्रोडक्शन हुआ, रेट 15 हो गई। जीडीपी कितनी हो गई, 300। कौन से ईयर की हो गई, 2021 की हो गई। ये अपन ने क्या बात करी, नॉमिनल जीडीपी अपन को कैसे निकालनी है, सर नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए उस साल जितना प्रोडक्शन हुआ, जितना कंट्री में प्रोडक्शन हुआ और जितनी प्राइस पे प्रोडक्शन हुआ, उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, हमारी नॉमिनल जीडीपी आ गई। तो ये तो नॉमिनल जीडीपी हो गई। अब देखो रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझो। रियल जीडीपी में क्या होता है, हम रियल जीडीपी में क्या करते हैं, हम रियल जीडीपी में एक बेस प्राइस ले लेते हैं। समझना मेरी बात, समझना, ठंडा माइंड से समझो, ठीक है, दिमाग ठंडा करो। हम रियल जीडीपी में एक बेस प्राइस लेते हैं। कैसे लेते हैं वो मैं बताता हूं। मान लो 2005 ईयर की, 2005 ईयर में क्या सिचुएशन थी, 2005 में क्या सिचुएशन थी, सर 2005 में 100 लेस का प्रोडक्शन होता था 5 रुपए में, और कितना का हुआ, 500 का। 100 कुरकुरे का प्रोडक्शन होता था 6 रुपए में, तो ये हुआ 600। हमारी 2005 की जीडीपी थी मान लो 1100 थी। ये हमारी 2005 की सिचुएशन है। अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो पहले 100 लेस प्रोड्यूस होते थे, अब 10 ही लेस प्रोड्यूस होते हैं। ये ऐसे ही मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बताया। अब देखो रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ। रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम टुडेज प्रोडक्शन लेते हैं, आज का करेंट प्रोडक्शन लेते हैं और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। यही हमारा नॉमिनल, यही हमारा रियल जीडीपी है, सॉरी यही हमारा रियल जीडीपी है। मतलब एक्चुअल में जीडीपी निकालने का, रियलिटी में जीडीपी का निकालने का क्या तरीका है, हमने आज का प्रोडक्शन लिया पर हमने जो बेस ईयर की प्राइस है, जो हमारी प्राइस है वो हमने बेस ईयर की ली। अब बेस ईयर हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लो एज अ रेफरेंस अपन ने 2005 ले लिया, मेरी मर्जी हो तो मैं 2010 लूं, गवर्नमेंट की मर्जी हो वो कुछ भी ले, तो एज अ बेस ईयर की हम प्राइस लेते हैं, जिससे कि जो आज की करेंट प्राइस है इन्फ्लेशन की वो कैलकुलेट ना हो और पुरानी प्राइस पे हमारी जीडीपी कैलकुलेट हो जाए। अब देखना मेरी बात, हमने क्या करा, रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, आज का प्रोडक्शन, आज का क्या प्रोडक्शन है सर, प्रोडक्शन तो 10 लेस का ही हो रहा है, 2020 में भी 10 लेस का हो रहा है और 2021 में ही 10 कुरकुरे का हो रहा है, मतलब दोनों ईयर में सर प्रोडक्शन तो सेम है, ठीक है। हमने टुडेस प्रोडक्शन लिया और प्राइस किसकी ली, हमने बेस ईयर की प्राइस ली,
हमने कितने की प्राइस ली? बेस ईयर की। हमारे बेस ईयर में लेस की प्राइस कितनी थी? हमारे बेस ईयर में सर लेस की प्राइस 5 रुपए थी, तो हमने 5 रुपए ली। सर हमारे बेस ईयर में कितनी प्राइस थी? 6 रुपए थी कुरकुरे की, हमने 6 रुपए ली। तो इससे हमारा जो जीडीपी आया वो क्या आया? 110 आया। ठीक है, 110 आया। ये हमारी जीडीपी, रियल जीडीपी है, या इसको अपन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। मैं एक और बार समझाऊंगा, मैं 2-3 बार समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। एक बार ओवरव्यू देने के लिए मैंने बताया, क्योंकि ओवरव्यू मैं जल्दी से दे दूंगा तो मैं दोबारा समझाऊंगा तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे से कनेक्ट कर पाओगे आप लोग। सबसे पहले देखो, हमारी जीडीपी निकालने के 2 तरीके हैं सर। सबसे पहले जीडीपी निकालने का तरीका का नाम क्या है? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या हुआ? हमें करंट की प्राइस लेनी है, हमें करंट का ही प्रोडक्शन लेना है, हमें करंट की प्राइस को करंट के प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। इसको अपन बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है असलियत में? इन रियलिटी क्या होती है? इन रियलिटी होती है सर, हम कोई एक बेस ईयर की प्राइस लेते हैं और उसको करंट प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको करंट प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें रियल जीडीपी बोलते हैं। रियल जीडीपी को अपन एक और बात बोलते हैं जिसका नाम है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस तो कांस्टेंट ले रखी है ना, प्राइस तो हमने एज अ रेफरेंस ले रखी है। एक बेस ईयर की कांस्टेंट प्राइस को हम आज की डेट में ले रहे हैं, तो इसका नाम क्या है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। अब देखो, दोबारा एग्जांपल देखना, 2020 में और 2021 में सर 10 लेज और 10 कुरकुरे का प्रोडक्शन हो रहा है पूरे इंडिया में, और कुछ भी काम नहीं कर रहा। अगर 10 लेज का हो रहा है, कितने रुपए में हो रहा है सर? अभी तो हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, मतलब 10 रुपए में हो रहा है, तो हमारी कितनी नॉमिनल जीडीपी आ गई सर? 200 आ गई। 2020 की हमारी 200 आ गई। 2021 में क्या हुआ सर? 10 लेज हो रहे हैं, 15 रुपए में हो रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ गई। कोई बात नहीं, देखो अपन यहां पर कर रहे थे, 2020 में ये हुआ, 2021 में प्राइस बढ़ गई, प्रोडक्शन वही रहा, फिर भी हमारी जीडीपी बढ़ गई। तो नॉमिनल जीडीपी को निकालने का तरीका क्या हुआ? जितना प्रोडक्शन है और उसकी जितनी प्राइस है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी आ गई। ठीक है, अब रियल जीडीपी को निकालने का तरीका क्या है? मान लो ये 2020 की है, 2020 में कितने लेज हुए थे सर? 10 लेज हुए थे, 10 कुरकुरे हुए थे। हमने एक बेस प्राइस ली, मान लो बेस प्राइस ली 5 रुपए, 2005 की हमने बेस प्राइस ली, कुछ भी हो सकती है, ये जस्ट एज ए एग्जांपल है कि मान लो 2005 में लेज 5 रुपए में प्रोड्यूस होता था, तो हम इसको 2005 की बेस प्राइस में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम उसकी प्राइस लेंगे 5 रुपए, और कुरकुरे की प्राइस 2005 में 6 रुपए थी। हमने कैलकुलेट करा, हमारी जीडीपी 2020 की 110 आई। 2021 की कैलकुलेट करके देखना, उसकी भी 110 आएगी। सर 2021 की भी सेम आई और 2020 की भी सेम आई। सर क्यों सेम आई? अरे सेम आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आपका प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा था, आपकी जो ये प्राइस बढ़ रही थी ना, यही तो घपला कर रही थी सारा। इसलिए तो हम नॉमिनल जीडीपी को नहीं मानते, क्योंकि आपकी ओवरऑल जीडीपी प्राइस बढ़ने के कारण बढ़ रही थी, और हमारी बेस प्राइस में जब हमने प्राइस को एक ही ले लिया तो आपकी जीडीपी भी सेम आएगी दोनों ईयर की, क्योंकि आपका प्रोडक्शन ही इंक्रीज नहीं हुआ। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को रियल जीडीपी बोलते हैं। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा इसके अंदर, बहुत इजी चीज़ है। कंक्लूजन करते हैं। ठीक है, जीडीपी को 2 प्राइस में ले सकते हैं, करंट प्राइस में, बेस प्राइस में। जो करंट प्राइस होती है उसका नाम बताओ सर? उसका नाम होता है नॉमिनल जीडीपी। उसको क्या बोलते हैं सर? नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। सर जो बेस प्राइस होती है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं हमारी रियल जीडीपी, उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कुछ किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो रजिस्टर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जीडीपी पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही जना है, ए, जो कि रजिस्टर्स का प्रोडक्शन कर रहा है। कितने रजिस्टर का सर? 100 पेन्स का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, पायलट पेन्स का प्रोडक्शन कर रहा है। एक पायलट पेन की प्राइस कितनी है? मान लो सर 40 प्राइस है। ये करंट की प्राइस है, आज की प्राइस है? हाँ सर आज की प्राइस है, तभी तो हम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं। सर नॉमिनल जीडीपी में आज का प्रोडक्शन लेते हैं और आज की प्राइस लेते हैं। आज की मार्केट में क्या प्राइस है? मान लो पायलट पेन की प्राइस है 40 रुपीज, तो हमारी टोटल नॉमिनल जीडीपी कितनी आई सर? 400 आई। ठीक है, मान लो
अब हमें निकालनी है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को निकालने का तरीका क्या है सर, आज का प्रोडक्शन लेके, सर प्रोडक्शन तो 100 ही है पर हमें प्राइस लेनी है बेस ईयर की। मान लो 10 साल पहले पायलट पेन 20 रुपए का आता था, मान लो 10 साल पहले पायलट पेन 20 रुपए का आता था, तो हमारी रियल जीडीपी क्या होगी, हमारी रियल जीडीपी ये होगी। ठीक है, एक बार रुको, एक जीरो की गलती है, हाँ यहाँ पर एक जीरो की गलती थी। ठीक है, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी ये हो गई और रियल जीडीपी ये हो गई। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, दोबारा सुन लो। इसमें क्या करते हैं, हम आज का प्रोडक्शन लेते हैं, हम आज की प्राइस लेते हैं, इसका नाम क्या है नॉमिनल जीडीपी, इसका एक और नाम क्या है जीडीपी एट करेंट प्राइस। इसके अंदर क्या होता है, हम प्रोडक्शन तो आज का लेते हैं पर हम बेस ईयर होता है, कुछ भी हो सकता है बेस ईयर। मान लो 20 साल पहले पायलट पेन 10 रुपए में बिकता था और मैं 2000 को बेस ईयर मान रहा हूं, तो मैं यहाँ 10 रुपए कर दूंगा। बेस ईयर कुछ भी हो सकता है, उसकी प्राइस लेनी है और हमें जो कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा रियल जीडीपी होएगा। उसमें इन्फ्लेशन का रोल नहीं होगा, उसमें इन्फ्लेशन का रोल नहीं होगा। ये हमारी रियली बताएगा कि हमारा एक पर्टिकुलर ईयर से लेके आज तक प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ। कंपैरिजन करने के लिए हम रियल जीडीपी को यूज करते हैं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में हमारा इन्फ्लेशन हर चीज को खराब कर देता है। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब एक बार मॉड्यूल देखो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अपन देख चुके हैं, एनडीपी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जीडीपी के अंदर जब हम डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर देंगे तो हम एनडीपी में पहुंच जाएंगे, नेट डोमेस्टिक में पहुंच जाएंगे। नेट वाली चीज का ऑलरेडी अपन डिस्कस लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। नॉमिनल और रियल जीडीपी ये पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। इतनी सी बात ध्यान रखना, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो पहली बात वीडियो दोबारा देखना, अगर उसके बाद भी नहीं आया तो इतनी बात ध्यान रखना, हमारी नॉमिनल जीडीपी में आज का प्रोडक्शन होगा, आज की प्राइस होगी, और हमारी रियल जीडीपी में प्रोडक्शन तो आज का होगा पर हम कोई बेस ईयर लेंगे, उस टाइम उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी उसके हिसाब से अपन आज की रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये पूरा पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखना आगे, देखते हैं आगे क्या चीज है। ये वाला अपन ने कर लिया। ठीक है, ये एक और चीज हो गई जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर हमें क्या बताता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर हमें प्राइस चेंज बताता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर हमें क्या बताता है, प्राइस चेंज बताता है। एक तरीके से हमें इन्फ्लेशन बताता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर का क्या मतलब है, हमें क्या बताता है, इस चीज को ध्यान रखो, प्राइस चेंज बताता है। जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया है, इन ऑल अपन क्या बोल सकते हैं, ये इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में मदद करता है। क्या करता है जीडीपी डिफ्लेक्टर, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला रट लो, हर चीज समझाई नहीं जा सकती, इसको रटो। क्या होता है ये, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अगर कभी भी जीडीपी डिफ्लेक्टर पूछे और क्वेश्चन में गिवन हो कि नॉमिनल जीडीपी 100 है, मान लो पायलट पेन की नॉमिनल जीडीपी कितनी गिवन है, 100 गिवन है, 2020 ईयर की 100 गिवन है, और रियल जीडीपी 2020 ईयर की कितनी गिवन है, 200 गिवन है। अब हमें पूछ रहा है जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालो, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर कैसे निकालोगे सर, नॉमिनल जीडीपी को ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और नीचे लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में रियल जीडीपी, और इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या हो गया 50। आंसर क्या हो गया 50। हमारी जीडीपी डिफ्लेक्टर कितनी आई 50। बस इस चीज को ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सीधा फॉर्मूला एग्जाम में आने वाला है। या तो वो एग्जाम में ये पूछेगा जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या बताता है, तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि वो परसेंटेज चेंज बताता है, एक प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया है, उस गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया है, या फिर अपन बोल सकते हैं वो इन्फ्लेशन बताता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या बताता है, इन्फ्लेशन बताता है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है, इसको ढंग से रट लो, इसमें बहुत कम रटने वाले फॉर्मूले हैं, बाकी सारे हम पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस कर चुके, उनको रटने की जरूरत नहीं है, वो सारे समझने वाले फॉर्मूले हैं, पर कुछ फॉर्मूले जो रटने वाले हैं इनको रट लो। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें एक और चीज देखो, इसमें एक और चीज क्या है, सिंप्लीफिकेशन तो देखो आता होगा फॉर्मूले का, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि अपनी मॉड्यूल के लास्ट में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे रखा है। रियल जीडीपी क्या होगी, रियल जीडीपी का फॉर्मूला बताओ। सर हम आपने तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला बताया ही नहीं,
रियल जीडीपी का फॉर्मूला कैसे नहीं बताया, इसको कर लो सिंप्लीफाई, इसको उधर ले जाओ और उसको इधर ले आओ। इतना तो मैथमेटिक्स के अंदर सिखाया होगा ना कि हमें अगर सिंप्लीफिकेशन करनी है तो हमें कैसे करनी है। इसको उधर ले गए और उसको इधर लिया है, तो रियल जीडीपी क्या हो गया, रियल जीडीपी हमारी हो गई नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेक्टर इंटू 100, ये हमारी रियल जीडीपी हो गई। ये भी नोट डाउन कर लो। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है नोट डाउन करने की, क्योंकि ये तो फॉर्मूले का सिंप्लीफिकेशन है। अगर कोई नॉमिनल जीडीपी पूछे कभी तो इसको रियल जीडीपी को उधर ले जाओ और 100 को नीचे ले जाओ, ये सारी चीजें तो अपन कर सकते हैं। मेन बात क्या है, जीडीपी डिफ्लेक्टर होता क्या है, प्राइस चेंज होता है, और जीडीपी डिफ्लेक्टर को निकालने का तरीका क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। कभी अगर रियल जीडीपी पूछे तो रियल जीडीपी को ऊपर ले जाओ और उसको नीचे ले आओ। कभी नॉमिनल जीडीपी पूछे तो जीडीपी डिफ्लेक्टर, देखो मैं लिख देता हूं एक बार जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो डिफ्लेक्टर क्या होता है, डिफ्लेक्टर होता है हमारा नॉमिनल, मेरे को पक्का उम्मीद है आप लोगों को ये सब आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी एक बार क्लैरिटी के लिए मैं लिख देता हूँ, क्लैरिटी के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नॉमिनल अपॉन डिफ्लेक्टर इंटू 100, और अगर वो नॉमिनल पूछे तो नॉमिनल क्या होगी, नॉमिनल इज इक्वल्स टू रियल इंटू डिफ्लेक्टर अपॉन 100। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ लेना, मैं आपको इसकी चीज़ भी समझा दूंगा कि भाई ये फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कैसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, अगर इक्वेशन से इधर उधर चीज़ें आती हैं तो वो अपन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो मेरे को व्हाट्सअप पर टेक्स्ट करना, मैं बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जीडीपी डिफ्लेक्टर भी पढ़ लिया, ठीक है। अब एक बार मॉड्यूल देखो, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला एज इट इज आ सकता है, इसको ध्यान रखना। अपन ने इतना देख लिया, जीडीपी अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है जीएनपी। अब मेरी बात एक बार समझने की कोशिश करना, इन्होंने क्या कर रखा है, बार बार चीजों को रिपीट कर रखा है अपनी मॉड्यूल में। जितनी कॉन्सेप्ट की चीजें हैं मैं आपको सारी बताते जा रहा हूं, मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा। अब देखना मेरी बात, इन्होंने जीएनपी में क्या करा, 3 अप्रोच कैलकुलेट करने की जीएनपी, वही इनकम मेथड आ गया, सबकी इनकम ऐड कर दो, वेज ऐड कर दो, रेंट्स ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड कर दो। हमारी जितनी चीजें हमने इनकम मेथड में पढ़ी थी उसको अपन ने ऐड कर दिया, तो वो हमारा इनकम मेथड से हमारी जीएनपी कैलकुलेट हो गई। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या हुआ, वही सारी चीजें ऐड कर दो, जो हमारे कंजम्पशन है वो ऐड कर दो, हमारे इन्वेस्टमेंट है वो ऐड कर दो, जो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट है वो ऐड कर दो। इन सारी चीजों को अपन ऐड कर देंगे, जितने हमारे खर्चे हैं उन सबको ऐड कर देंगे, तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड से जीएनपी मिल जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, वैल्यू एडेड हो गया या प्रोडक्ट मेथड बोलो, उसमें क्या होता है, जितना हमने प्रोडक्शन करा उन सबको ऐड कर दो तो हमें हमारी जीएनपी मिल जाएगी। जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, देखो इसके बाद क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम जीडीपी के अंदर, जब हम डोमेस्टिक के अंदर नीफा का एडजस्टमेंट कर देंगे, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एडजस्टमेंट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको नीफा बोलते हैं। जब हम जीडीपी के अंदर नीफा का एडजस्टमेंट करते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं, हम जीएनपी पे पहुंचते हैं। पार्ट 1 में बहुत डिटेल में बताया है, तो ये फॉर्मूला भी नया नहीं है, ये फॉर्मूला भी वही पुराना वाला है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ये सारी इस फॉर्मूले को निकालने के पीछे की थ्योरी गिवन है, जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हर चीज मैंने डिस्कस कर दी। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है जो हमारी एमआरपी होती है, उसमें जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं और सब्सिडी को ऐड करते हैं तो हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में पहुंचते हैं। मतलब हम जीएनपी के अंदर सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जीएनपी में कुछ भी नया डिस्कस करने को नहीं है। पर इसमें 2-3 चीजें हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। ये जो इसका इनकम मेथड है ना, ये वाला इनकम मेथड है, इसमें इसने काफी सारी चीजें ऐड कर दी। इसने डिविडेंड ऐड कर दिया, इसने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, इसने काफी ज्यादा चीजें ऐड कर दी। इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो इनकम मेथड निकालो, कहां पर है हमारा इनकम मेथड, कहां पर है, वही चीजें दे रखी है जीएनपी में कि 3 अप्रोच है। देखो एक बार, इनकम वाली मेथड दे रखा है, एक्सपेंडिचर मेथड दे रखा है, वैल्यू एडेड मेथड दे रखा है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या बोल रखा है कि कंज्यूमर गुड्स ऐड कर दो, कंजम्पशन के गुड्स ऐड कर दो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐड कर दो, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ऐड कर दो। और ये तो सबको पता है कि जीएनपी के अंदर, जब हम जीडीपी के अंदर नीफा का एडजस्टमेंट करते हैं तो हम जीएनपी में पहुंचते हैं। तो जीएनपी के अंदर नीफा इंक्लूड होता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये
सारी चीजें रिपीटेड है, ये सारे प्रिकॉशन दे रखे हैं कि हमें 1 साल का ही लेना है, हमें सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेने, हमें ये वाला जो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट होता है, जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं, हमें इन चीजों को नहीं लेना, हमें ब्लैक मनी से जो मनी जनरेट हो रहा है उनको नहीं लेना। मतलब सारे प्रिकॉशन जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो ही बार बार रिपीट होके दे रखे हैं। तभी मैंने कहा था पार्ट 1 में इतना बढ़िया बेस बन जाएगा कि पार्ट 2 में बिल्कुल जोड़ नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी एडिशन चीजें वो करते जाओ, हमारा कंप्लीट होने वाला है ये टॉपिक, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है इनफैक्ट। अब देखो एक मेथड है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें थोड़ा एडिशन है, जिसका नाम है इनकम मेथड। इनकम मेथड में काफी एडिशन दे रखा है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज को तो ऐड करते ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेजेस एंड सैलरी के अंदर हम अपना प्रोविडेंट फंड को भी ऐड कर देंगे, इतना सा ध्यान रखना। जो वेजेस एंड सैलरीज की अपन ने बात करी थी उसमें प्रोविडेंट फंड भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट के अंदर हम अपनी दुकान का, हम अपनी जमीन का, हम अपने ऑफिस का, हम अपनी फैक्ट्री का, जो भी चीज अपन ने स्टैब्लिश कर रखी है उसका रेंट इसके अंदर ऐड करते हैं, ये अपन ने देखा था। इसके साथ अपन एस्टिमेटेड रेंट को भी ऐड कर देंगे। सर ये एस्टिमेटेड रेंट क्या होता है? मान लो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, मान लो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तो तुम्हें किसी को रेंट नहीं देना ना, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, पर फिर भी हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो उस प्रॉपर्टी का एस्टिमेटेड रेंट होगा उसको भी ऐड करेंगे इस मेथड में, समझ रहे हो। इफ द प्रॉपर्टी इज अर्न्ड बाय यू ओनली, प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम्हें किसी को रेंट नहीं देना, पर फिर भी तुम्हें एक एस्टिमेटेड रेंट कि अगर ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं होती तो कितना रेंट मेरे को देना पड़ता, कुछ एक एस्टिमेटेड उसका पोर्शन का मनी हमें इस मेथड में ऐड करना है। सबसे पहली बात वेजेस एंड सैलरीज ऐड करनी है, इसमें कुछ नया नहीं है, पर उसके साथ हमें प्रोविडेंट फंड भी ऐड करना है। रेंट के अंदर हमें सारे रेंट ऐड करने हैं, और अगर हम रेंट नहीं देते तो हमें एक एस्टिमेटेड रेंट को ऐड करना है। हमें इंटरेस्ट के अंदर सारे इंटरेस्ट ऐड करने हैं सिवाय जो गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट देती है। हम गवर्नमेंट को कभी कभार लोन देते हैं, हम गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट को हम लोन देते हैं, गवर्नमेंट उसके बदले हमको इंटरेस्ट देती है। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, हमें उस इंटरेस्ट को ऐड नहीं करना। सर ऐड क्यों नहीं करना? क्योंकि वो मियर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है, गवर्नमेंट की जेब से इंटरेस्ट हमारी जेब में आ रहा है, कुछ एडिशन नहीं हो रहा, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, इसलिए इसके इंटरेस्ट मेथड में सारा इंटरेस्ट ऐड करना है। बस जो गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट देती है, जब हम गवर्नमेंट को लोन देते हैं, जब हम गवर्नमेंट की स्कीम्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट देती है, हमें उसको ऐड नहीं करना, बाकी सारी चीज़ों को हमें इंटरेस्ट के अंदर ऐड करना है। ये वाली नई चीज़ दे रखी थी। और आगे देखो, हमें डिविडेंड ऐड करना है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी लॉ जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, जो कंपनीज शेयर कंपनीज प्रॉफिट के तौर पे देती है। मान लो मैंने 100 रुपीज का शेयर दे रखा है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी प्रॉफिट के तौर पे वो पैसा अपने शेयर होल्डर्स को देती है या अपने मेंबर्स को देती है, उस मनी को अपन बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का ही पार्ट है। जो हमारा इनकम मेथड में प्रॉफिट ऐड होता है ना, उसका ही पार्ट है, हमें डिविडेंड ऐड करना है। हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऐड करना है। देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस सुनते रहो, एक कहानी की तौर पे सुनते रहो, ठीक है, क्योंकि सारे फॉर्मूला अपन कर चुके हैं, सारा बेस अपन बना चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम डिटेल में कर चुके हैं, तो हमें घबराने की अब इस चैप्टर में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स क्या होता है? कंपनी को जब प्रॉफिट होता है 100 करोड़ का, कंपनी को मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो वो 100 करोड़ का प्रॉफिट अपने मेंबर्स के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो कुछ प्रॉफिट, इसका कुछ प्रॉफिट मान लो 10 करोड़ वो अपने पास रख लेती है। तो हमें इनकम मेथड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को भी ऐड करना है। मिक्स्ड इनकम को ऐड करना है, कई अलग अलग सोर्सेस से इनकम हो रही है उसको ऐड करना है, सारे डायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है। हमें डेप्रिसिएशन इसके अंदर होता है, डेप्रिसिएशन इसमें माइनस नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे निकाल के देख लो यार, जीएनपी के अंदर डेप्रिसिएशन अगर
माइनस होता, जीएनपी के अंदर अगर डेप्रिसिएशन माइनस होता तो ये एनएनपी नहीं होता, इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इसलिए जीएनपी के अंदर डेप्रिसिएशन को भी लेना है और अल्टीमेटली नीफा तो इसके अंदर है ही, तो नीफा को भी लेना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना जीएनपी के अंदर, जो हमारा पहले एक छोटा फॉर्मूला था अब काफी बड़ा, जो पहले एक छोटा फॉर्मूला था वो काफी बड़ा हो गया। मतलब वेजेस के अंदर हमने कुछ नई चीजें सीखी, हमने रेंट्स के अंदर कुछ नई चीजें सीखी, हमने इंटरेस्ट में सीखा, हमने डिविडेंड ऐड कर दिया, हमने अनकॉर्पोरेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, हमने ये मिक्स्ड इनकम ऐड कर दिया, हमने डायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया, हमने नीफा ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसमें इंक्लूड था ही। तो ये सारी चीज़ें हमने नहीं सीखी, बस इसमें और कुछ भी नहीं है, जीएनपी के अंदर यही चीज़ें हैं। अब देखो मेरी एक बात सुनना, सारी कॉन्सेप्ट अपन कर चुके हैं, मॉड्यूल में थ्योरी दे रखे। थ्योरी का क्या मतलब है, हमारा जो पेपर है वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, हमें थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। थ्योरी पढ़ने में अच्छी लगती है, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे कंजम्पशन गुड्स होएंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट होएगा, गवर्नमेंट के खर्चे होएंगे, ये सारे एक्सेप्शंस दे रखे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के, कि डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए जीएनपी कैलकुलेट करते हुए, हमें एक साल का ही लेना है। ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं, इनमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है, पढ़ के देख लेना। और अगर मिले कि सर ये तो नया है तो मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। देखो इनकम मेथड के अंदर कुछ नई चीज़ें थी, काफ़ी सारी नई चीज़ें थी, डिविडेंड हो गया, ये हो गया, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। तो हमारा जीएनपी के अंदर इतना बड़ा फॉर्मूला बनता है इनकम मेथड को कैलकुलेट करने का। बस एक बार माइंड में रखना कि हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी थी। एक्सपेंडिचर मेथड वही है, वही 3-4 एक्सपेंडिचर को अपन को ऐड करना है जो अपन ने उसमें देखा था। कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया और इनपुट आउटपुट को मैनेज कर दिया, तो हमारा ये एग्जैक्ट सेम है, इसमें कुछ भी एडिशन नहीं है। लो पेंसिल भी नीचे गई, ठीक है। वैल्यू एडेड हो गया, वैल्यू एडेड भी एग्जैक्ट सेम है, इसमें कुछ भी एडिशन नहीं है। जितना प्रेडिक्शन हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लो तो हमें प्रोडक्ट मेथड से जीएनपी कैलकुलेट हो जाएगी। जीएनपी एट मार्केट प्राइस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। और आगे चलो, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये अपन देख चुके हैं। एनएनपी क्या होता है, एनएनपी अपन देख चुके हैं कि अपन एनएनपी में क्या करते हैं, जीएनपी में जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, जब हम ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हम नेशनल पे पहुंच जाएंगे। एनएनपी ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट अपन देख चुके हैं। एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या होती है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस कर दो और डेप्रिसिएशन उसमें माइनस कर दो तो हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिल गई, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है यार, ये वाला भी अपन देख चुके हैं। हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, सब्सिडी को ऐड कर दो तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। और एनएनपी एट मार्केट प्राइस को, जो हमारी एनएनपी एट मार्केट प्राइस को, उसको इस वाली चीज को और इवेल्युएट करो। एनएनपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला सोचो क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है। अगर हम जीएनपी में डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हम एनएनपी पे पहुंचते हैं। तो ये सारे इस वाले टर्म के अंदर इन्होंने एनएनपी एट मार्केट प्राइस के अंदर, एनएनपी एट मार्केट प्राइस ओरिजिनली क्या होता है पेपर में लिख के देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर जीएनपी में हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा था तब हम एनएनपी पे पहुंचे थे, तो उन्होंने वही करा, इसको और थोड़ा एक्सपैंड कर दिया, बाकी कोई नई चीज इसमें एडिशन नहीं हुआ, ठीक है। अब अपन को यहां से देखना है डोमेस्टिक इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी चीजें और अपन को देखनी है, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट है। एक बार अपन ये और देख लेते हैं, यहाँ पर क्या अपन ने देख लिया सर, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी करते हैं तो हमें ये आता है। ये वाला अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अपन यहाँ पढ़ते हैं, ये वाला अपन ने देख लिया, ये डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है, प्राइस चेंज क्या होता है, प्राइस चेंज सर जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है। ये मैंने कहा था, सिर्फ ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है और कुछ इसमें नहीं आ सकता। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अपन ने आज नया सीखा है। अपन ने 2 ही नए फॉर्मूले सीखे हैं, एक तो ये वाला सीखा है और जीडीपी डिफ्लेक्टर सीखा है। बाकी सारे फॉर्मूले जो अपन ने थे वो सारे पुराने के पुराने ही थे और उनका एक्सपेंशन था और बाकी कुछ नया नहीं था। ये फॉर्मूला आज अपन ने नया सीखा है जीडीपी का, इसको ध्यान रख लेना, इन लोगों ने वही डायरेक्ट पूछा है। मतलब हमारे
इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला ही आने वाले हैं, इतनी थ्योरी नहीं आने वाली। और अगर थ्योरी आएगी भी तो क्या आएगी, हर मेथड को किससे निकाल सकते हैं, 3 मेथड मैंने आपको डिस्कस कर दिए, इससे ज़्यादा उनमें कुछ आ ही नहीं सकता। और हमारा रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर का होता है, उसमें अपन ने ऊपर नीचे करके थोड़ी चेंजेस कर दी तो हमारा रियल जीडीपी का फॉर्मूला हो गया। ये वाली चीज़ भी अपन ने कर ली। अब अपन को इस चैप्टर में एक तो डोमेस्टिक इनकम की चीज करनी है, इसका भी एक फॉर्मूला और कुछ नहीं है। एक अपन को प्राइवेट इनकम इसमें क्लियर करना है, एक पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, रियल इनकम और पर कैपिटल इनकम। मतलब इनकम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अपन को इस टॉपिक में और क्लियर करनी है। वो क्लियर करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। इसकी बहुत छोटी वीडियो आएगी, आधे घंटे की, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें अपन ये सारी चीजें देख लेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ इनकम से रिलेटेड पार्ट बचा है। बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। ये वाला जो इनकम से रिलेटेड चीज है ये नेक्स्ट वीडियो में आएगी और बहुत जल्द आएगी, और बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से मदद हुई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, अप्रिशिएट करो। और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, व्हाट्सएप पे मेरा नीचे नंबर दे रखा है। नए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें सारे नोट्स, सारा शेड्यूल, सब चीजें आती हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।